टैटूज बना सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जो आप कार्रवाई करते हैं, जो आपके अंदर अगर आप कोई नॉर्मल काम जो नॉर्मल लोग करते हैं उसके अलावा आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें जिसमें आपको कोई भी चीज़ हटके करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आप वैसे काम करोगे तो आपके अंदर एक आपका जो डिमीनर, आपकी जो पर्सनालिटी है वो अलग टाइप की, वो दूर से ही लोगों को पता लग जाएगा कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस है ना। बिकॉज आप रन ऑफ द मिल और आप रूटीन काम नहीं कर रहे हो। सो टैटूज आर एक वे है जो मोटिवेट करता है। मुझे अच्छे लगते थे तो मैं बनाता हूँ। नॉट, मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेटिव टैटू नहीं बनाते, लेकिन काफ़ी मेरे को, मैंने स्पेशल फोर्सेस के साथ ऑपरेट किया है, यानी ट्रेनिंग की है वर्ल्ड की, और मिला भी हूँ। स्पेशली आफ्टर लीविंग आर्मी मैं ज़्यादा स्पेशल फोर्सेस से मिला हूँ। नेवी सील्स और ग्रीन बेरेज से मिला हूँ मैं। डेल्टा फोर्स के बंदों से मिला हूँ मैं। एसएस के बंदों से मिला हूँ, स्पेशली यूके एंड यूरोप में। तो वो बंदे आपको ऐसे ही वो नॉर्मल टाइप ही लगेंगे, कोई ज़्यादा ग्रेट नहीं, बट जो उनकी पर्सनालिटी और जो उनका हाव भाव है उससे पता लग जाएगा कि ये ऑपरेटिव है। इसने इस बंदे ने कॉम्बैट देखा हुआ है, इस बंदे ने इसने इसके आप बात करोगे जो जैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे ने एडवर्सिटीज देखी है। और दूसरा, एज फार एज आपने जो फिजिकल फिटनेस का बताया था, फिजिकल फिटनेस में मेरा मानना सिंपल है कि मैं बहुत लोगों को आर्मी में और इवन अपनी रेजिमेंट में कहते हुए सुनता हूँ कि जब मैं 22 साल का था तो मैं बीपीटी, यानी जो हमारा बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या स्पीड मार्चेस में फर्स्ट आता था। मैं उस टेक को ज़्यादा मानता नहीं हूँ। मैं 20-22 साल में तो सारे ही फर्स्ट आते हैं यार। बंदा तो वो है जो 45 साल के बाद भी फर्स्ट आ रहा हो। तो मैंने तो एज स्पेशल फोर्सेस यूनिट कमांड की है, तो मेरा मानना है कि अगर मैं कमांडिंग ऑफिसर बन के फर्स्ट आ रहा हूँ ना पलटन में, तो मेरे अंदर हैसियत है। अदरवाइज तो फिर तो फौज तो बड़ी सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन है। आपके पास रैंक है, आपके पास रुतबा है, जो आप आदेश दोगे वो लोग फॉलो करेंगे। आप समझ रहे हैं? यानी कि मेरे को कोई एज अ कमांडिंग ऑफिसर और फौज का कर्नल एक यूनिट को कमांड कर रहा है, मुझे रगड़ा देने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। मैंने तो 4 लोगों को बोलना है, वो पूरी पलटन का भूत बना देंगे। तो लेकिन क्या मैं वो खुद रगड़ा ले सकता हूँ एज लीडर? क्या मेरे अंदर वो जज्बा है? क्या मैं पहले जाता हूँ जब बटालियन का फॉल इन 5:30 बजे हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि फौज दिन में 20 किलोमीटर भागेगी, क्या मैं खुद भाग सकता हूँ? असली लीडरशिप ट्रेट्स तो वो है। रगड़ा देना तो, यानी फौज तो सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है। डेमोक्रेसी तो, प्रजातंत्र तो है ही नहीं। यानी आदेश दिया मेरे को, मेरे ब्रिगेड कमांडर साहब आदेश देंगे, मैं लड़ाई में चले जाऊंगा। मैं अपनी पलटन को बताऊंगा कि ये टास्क करना है, ये है। मेरे नीचे अहदेदार हैं, मेरे नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो कार्रवाई हो जाएगी। बट क्या मेरे अंदर काबिलियत है 20 साल की नौकरी के बाद पुट इन करने वाली, कि मैं वो काम कर सकता हूँ उसका? चलो ठीक है, मैं एक और ग्रांटेड देता हूँ कि मैं 22 साल के लड़के को 45 साल का आदमी नहीं मैच कर सकता, या 42 ईयर्स का नहीं मैच कर सकता। लेकिन फौज के भी तो खाके बने हुए हैं ना अपने एज ग्रुप में, क्या मैं बेस्ट हूँ? यानी जो 40 साल वाले लोग हैं उसमें मैं क्या बेस्ट हूँ? तो बातें करना और ये सब, दैट्स व्हाई आई फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम। और क्योंकि मैं ये फॉलो करते आ रहा हूँ और अब मेरे को आदत पड़ गई है, तो यस, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं आज भी 25-30 किलोमीटर भागता हूँ जिस दिन मेरा डे होता है। यस, क्योंकि अब मैं एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन में चला गया हूँ, तो आई प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स ऑल्सो। स्पेशल फोर्सेज में हम सब कुछ करते थे। हम क्राव मागा भी करते थे, हम पीटीके भी करते थे, हम बॉक्सिंग भी करते थे। ठीक है। लेकिन अब मैं स्पेसिफिकली एमएमए की तरफ ध्यान देता हूँ। आई डू लिटिल बिट ऑफ जिम, नॉट मच, बट मेरी पहली और फोरमोस्ट एक्सरसाइज होती है कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, दैट इज रनिंग। अब भागना होगा, मैं दिन में 2 बारी भी भागूंगा, 30 किलोमीटर भी भागूंगा, 25 भी भागूंगा, 20 भी भागूंगा, वो मेरी आदत है। और फंक्शनल फिटनेस में विश्वास रखता हूँ, ये जिम में बॉडी बनाने वाली फिटनेस में विश्वास नहीं रखता। लड़ाई में कौन सा प्रोटीन शेक जाएगा कि हर 15 मिनट बाद आपको, 2 घंटे बाद 50 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फिर आप उठोगे। बॉडी तो वो है जो 40 किलोमीटर भी भाग सके,
आपने जैसे रिक्शे वाले की, मैंने किसी पॉडकास्ट में पहले भी बताया था, रिक्शे वाले की जो बॉडी है ना वो सबसे अच्छी बॉडी है। यू शुड एम फॉर दैट बॉडी जो स्ट्रेस के अंदर काम कर रही है। मैंने देखे हैं बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, जब पहाड़ आपको में चढ़ना होता है, आपको 14-15 हज़ार फीट पे जब आप लगातार रातों में चलते हो, तो आदमी अपने पिठुओं में प्रोटीन शेक्स और चॉकलेट्स, यानी प्रोटीन शेक नहीं डालता है। वो चीज़ उसको, आपको एम्यूनिटी, तो आपकी बॉडी हैज़ टू टेक द स्ट्रेस। थोड़े से आप लेफ्ट राइट हो गए, आपका कार्रवाई खत्म हो गई, उस बॉडी का कोई फायदा नहीं है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है ना लड़ाई में, वो साइज तो चलो ठीक है, आपका बड़ा साइज है, आप बहुत दिखने में हल्क और फाइटर टाइप लगते हो, लेकिन दिल है जो मैटर करता है, दिल और दिमाग। दिमाग तेज होना चाहिए और दिल होना चाहिए बड़ा। सो इट इज़ नॉट अबाउट द साइज, इट इज़ अबाउट अदर थिंग्स। तो ये है। और बॉडी शुड बी अंडर स्ट्रेस, यानी मैं दिन में आई हैव ओनली वन मील, दैट इज डिनर। और आप जितनी बॉडी को इसको रगड़ोगे, इट इज सपोज टू बी लाइक दैट। आप शुरू से देख लीजिए, ये हमने अपनी बॉडी को लूज किया है। आप अर्ली स्टेजेस, जब आप बात करते थे अर्ली मैन की, जब हम पढ़ते थे पैलोलिथिक एजेस, न्यूलिथिक एजेस, सो आदमी जब शिकार करता था, वो कभी भी हिरन को मारने के लिए स्प्रिंट में उसको हरा नहीं पाता था। वो उसको 10-15 किलोमीटर धीरे धीरे भगाता था और थकाकर उस जानवर को मार के। सो द सबसे ज़्यादा एंड्योरेंस जो किसी मैं कहूँगा ह्यूमन बीइंग या फिर आप किसी बीइंग, लिविंग बीइंग में होगी, वो आदमी में ही है। हिज हमारी जो टांगे हैं और जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बनाई एंड्योरेंस के लिए। वी हैव स्पॉइल्ड इट बाय नॉट एक्सप्लॉइटिंग इट टू मच। एंड मैं आपको पॉडकास्ट के दौरान भी एग्जाम्पल दूंगा जो, और मैं कोई बाहर के एग्जाम्पल साइट नहीं करूंगा, जो मेरे साथ हुआ है, सिर्फ मेरे साथ मैं आपको वो ही बताऊंगा। मैं कोई और कहीं बुकेश कुछ नहीं बताऊंगा। जो मैंने किया है, जो मेरे से साथ हुआ है, और कितनी बॉडी रेजिलियंट है और कैसे वो कर सकती है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। फिटनेस रिजीम मेरा कोई आपको बताया कोई खास नहीं है। मन करेगा तो दोपहर को 1 बजे भी भागने जाता हूँ इधर गुड़गांव में, सुबह भी भागता हूँ। जो इट इज़ लाइक दैट, एंड इट इज़ मोर फंक्शनल, एंड इट इज़, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेस जितना बॉडी ले सके, मेरा कंसेप्ट उस चीज़ का है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। आपका सारा जो थॉट प्रोसेस है, बातें हैं, इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल पीपल। मतलब जो आप एक पर्सपेक्टिव आपने दोनों मतलब चीजों से दिया, अपनी पर्सनैलिटी से और अपने फिटनेस रेजिम से, मतलब एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऑब्वियसली इंड्यूस कर रहा है मेरे अंदर भी एंड डेफिनेटली व्यूअर्स के अंदर भी। तो व्हाट वन थिंग आई कैन फिगर आउट कि जो कमांडो के सोचने का तरीका होता है और जो एक माइंडसेट होता है, इट्स वे डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, स्पेशली द सिविलियंस, एंड आई थिंक वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर यूजुअल सोल्जर्स ऑल्सो। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ डज ए कमांडो बेसिकली थिंक। कैसे एक कमांडो किसी भी सिचुएशन को डिफरेंटली अप्रोच करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और सबसे पहला जो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, टियर 1 ऑपरेटिव का जो माइंडसेट है, वो है कि मिशन अकम्प्लिशमेंट जो है, जो उसने टास्क जो उसको मिला है, वो उसको किसी भी हालत में करना है। और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और वो उसको हासिल करके रहेगा। सेकंड इज कि ही डजंट लाइक लूजिंग इन लाइफ, यानी कि लूज करना उसको, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अ स्पेशल फोर्सेस गाय। ही कैनॉट फेल, ही कैनॉट फेल एट एनी कॉस्ट। तीसरा उसका ये है कि वो जो माइंडसेट है, अ, वो अपने आप को पूरा ट्रेनिंग में और अपने आप को अपने क्राफ्ट में अच्छा बनने के लिए अपना 24 घंटे में से 24 घंटे लगाएगा। इफ ही इज अ ट्रू ब्लू ऑपरेटिव, यानी कि अगर वो रियल ऑपरेटिव है, उसको रैंक, उसको सर्विस, उसको मैं कहूँगा नौकरी का ज़्यादा परवाह नहीं होगी। वो ठीक है, वो हम आर्मी के ही पार्ट हैं, वेरी मच वी आर पार्ट ऑफ द आर्मी। डिसिप्लिन्ड वो होगा, ठीक है। हो सकता है दाढ़ी बाल रखकर आपको लगे कि
भाई इसका डिसिप्लिन कमजोर है, लेकिन उसका डिसिप्लिन उस चीज में नहीं होगा, उसका डिसिप्लिन होगा अपने टैक्टिकल वेस्ट को सही तरह पहनने में, मैगजीन किस हिसाब से पाउच से बाहर निकलेगी और आपके हथियार पे चढ़ेगी उस पे, उसका डैगर किस जगह पे स्थित होगा जहां से वो उसको निकाल सके और इन केस ऑफ कॉम्बैट यूज कर सके, उसका मल्टीपर्पज टूल किट उसकी बेल्ट पे किस जगह पे स्थित होगा, वो उसको कैसे निकालेगा, उसका हथियार की जो उंगली, जो उसकी कलमे वाली उंगली है, वो ट्रिगर गार्ड पे किस एंगल पे रहेगी, यानी वो हमेशा उधर ही रहेगी, सेफ्टी कैच कैसे निकालना है, उसका सेकेंडरी हथियार कैसे निकलेगा अगर प्राइमरी हथियार नीचे रह जाए, यानी कि आप उसको कैसे, उसका मेन वेपन साइड में कैसे जाएगा, सेफ्टी और जो सेकेंडरी वेपन है वो किस प्रकार से निकलेगा ताकि मेन वेपन उस पे ना कर सके। सो जो ये शू लेस कैसे बांधना है, उसकी ट्राउजर्स कैसी होगी, उसका रक्सैक कंधे पे किस जगह पे स्थित होगा, उसका मैं कहूँगा कि जो क्लोथिंग है वो वाटर रेजिस्टेंट होगी या वाटर रेपेलेंट होगी, उसके ग्लव्स कौन से होंगे, उसके ग्लव्स का ये वाला हिस्सा सिर्फ कटा होगा ताकि वो अपना जो सेफ्टी कैच है वेपन का उसको ये सब कर सके, उसका स्मोक ग्रेनेड कहाँ पे लगा होगा, उसका नॉर्मल ग्रेनेड को वो किस तरह से निकालेगा, उसके कम्युनिकेशन सेट का, यानी कि जो उसका एंटीना है जो यहाँ से उसका पर्सनल वॉकी टॉकी या रेडियो सेट उसका जाता है, तो उसके वेदर वो सीज हुआ है कि नहीं, ऐसा ना हो कि आपकी आंख में ही घुस रहा है, उसकी हेलमेट के ऊपर जो नाइट विजन लगा होगा उसका काउंटर वेट कैसा होगा, उसका फायर करने का तरीका, वेदर वो सिंगल शॉट मारेगा, डबल टैप करेगा या बर्स्ट को एंगेज, बर्स्ट से एंगेज करेगा, बर्स्ट जनरली नहीं करेगा बिकॉज वो बर्स्ट फैलने का ज्यादा तरीका रहता है, उसकी फोर ग्रिप कहाँ पर होगी, उसका जो क्या कहते हैं उसको, ऐसे यानी कि मैं आपको पूरा दिन इसके बारे में बता सकता हूँ, तो उसकी टैक्टिकल बेल्ट कैसी होगी, उसकी उसका जो मल्टीपर्पज किट है वो अगर बाय चांस उसको कोई वो मार्च कर रहा है और उसको कहीं कोई तार काटने की जरूरत पड़ती तो वो सही हाथ, तो मैं उस डिसिप्लिन की, उसका ये मत देखना कि उसने ट्रैकिंग वाले शूज पहने हुए हैं, उसने जो पैंट पहनी है वो इंडियन आर्मी पैटर्न की नहीं है, वो चीजें उसकी मत नोट करना, वो उसमें जनरली बिकॉज उसका दिमाग और माइंडसेट ऑपरेशनल ऑपरेशनल रोल की तरफ इतना ज्यादा अग्रसर होगा कि वो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देगा ज्यादा। तो यस, जब सेरेमोनियल फंक्शंस हैं तो वो अपनी नंबर वन ड्रेस और अपने पूरे स्टार्स और इन सब के साथ पहन के वो आएगा और वो ये कार्रवाई करेगा, ठीक है। एंड दूसरा जो क्वालिटी उसके अंदर है वो होगी एक्सट्रीम टीम स्पिरिट की, यानी अपने ब्रदर्स, अपने अपने टीममेट्स के लिए वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज उसका मानना ये है कि अगर उसके पीठ के पीछे उसका टीममेट खड़ा है तो वो आगे कंसंट्रेट कर सकता है। सो उसको ये सारी चीजें, ये सब जो चीजें हैं ये सब चीजों में वो होगा, और बिकॉज वो रूटीन काम नहीं कर रहा है, वो एयरक्राफ्ट से जंप कर रहा है, वो 25,000 फीट से कूद रहा है, वो अंडर वाटर डाइविंग कर रहा है, वो डेमोलिशन लगा रहा है, वो कहीं ब्लास्ट कर रहा है, वो नॉर्मल फौज 5 किलोमीटर भाग रही है, वो 25-25 किलोमीटर भाग रहा है, वो नॉर्मल फौज रूटीन काम कर रही है, वो अपना अनआर्म्ड कॉम्बैट कर रहा है, तो उसके अंदर वो जो अल्फा मेल का जो मैं कहूँगा जो वो है वो कूट कूट के भरा होगा, उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसके माइंडसेट को बहुत ज्यादा परखा जाएगा, वो सब ये सब करने के बाद वो पढ़ने में बहुत सक्षम होगा, वो पढ़ाई करेगा, वो दूसरी चीजों को देखेगा, वो दूसरी चीजों से लर्न करेगा, वो दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ेगा, वो बुक्स पढ़ेगा, यानी वो पूरा माइंड सेट उसका वैसा चलेगा। तो जो मैं बता रहा हूं आपको ये टोटल जब पूरा पैकेज मिलेगा तो वो एक स्पेशल फोर्सेस का माइंड सेट बनेगा, तो यानी उस आदमी के लिए लास्ट में आकर सिर्फ एक ही चीज है कि ही कैन डू एनीथिंग, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है, आप उसके अंदर वो उसके अंदर वो जज्बा भर दिया जाएगा। और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइंडसेट में जो उसको सेपरेट करेगी नॉर्मल इंडिविजुअल से, ये सब रगड़ा उसको मालूम है, ये सब कार्रवाई में उसकी कोई लाइफ नहीं है, कोई उसकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, सिर्फ देश ही उसके लिए सब कुछ है, उसकी यूनिट उसके लिए सब कुछ है, उसके टीममेट्स उसके लिए सब कुछ है। और ये सब जानते हुए भी वो इस काम के लिए वॉलंटियर करेगा। सो जो वॉलंटियर वाला माइंडसेट है वो नॉर्मल नहीं। एक बंदे ने आर्मी ज्वाइन की, उसने आर्मी के लिए वॉलंटियर किया किया खत्म। एक बंदे ने वॉलंटियर आर्मी में आकर भी आगे और देखने के लिए, उसके लिए मेरे को नहीं लगता अलाउंस, पैसा, रेस्ट ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, अपना टास्क पूरा हो, ऑपरेशनल जो गो टास्क है वो पूरा हो, वो वाला माइंडसेट वाले, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, उसमें वो नॉर्म ह्यूमन बीइंग है, वो उसमें कुछ प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सब में ही होते हैं, वो होंगे उसमें। बट दिस इज द माइंडसेट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, यानी कि ये माइंडसेट है जो कि उसको डिफरेंशिएट करेगा एक नॉर्मल सोल्जर से और नॉर्मल इंडिविजुअल से। सारी आपने हमें इंफॉर्मेशन इतनी इन डेप्थ बताई किसी भी कमांडो के माइंडसेट के बारे में। सो वी व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि फर्स्ट थिंग कि एक जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जैसे आपने बताया प्रोफेशनली जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उनकी, कि ऑन ग्राउंड उनकी परफेक्शन होती है, हर एक माइन्यूट चीज़ पे परफेक्शन, माइन्यूट चीज़ पे उनका फोकस होता है। वहाँ से लेकर कि पढ़ाई भी करनी है, स्पोर्ट्स भी देखना है, और कई बार फैमिली लाइफ को भी हमें सैक्रिफाइस करके इतना कुछ करना होता है। तो दिस ब्रिंग्स मी टू ए क्वेश्चन कि आपके बारे में जब मैंने सारी रिसर्च वर्क करी और जब भी जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आई केम टू नो कि आपने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स और स्ट्रगल देखे हैं। द वे यू टोल्ड के एक ही कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक साइड सक्सेस है, एक साइड फेलियर है। और ये जो आपका माइंडसेट है कमांडो वाला, तो यू मस्ट हैव डन न्यूमरस ऑफ ऑपरेशंस, 3 प्रोबेशंस। इस पूरे जो आपका करियर में जो टफेस्ट फेज आपको लगा हो, जहाँ पे आपको लगा हो कि यार यहाँ तो बस अब मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ से भी चीज़ बाहर है, मुझे मतलब जो टफेस्ट चीज आपको लगी हो ऑल थ्रू आउट, एक बार उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वाज दिस योर प्रोविजन, योर ट्रेनिंग फॉर कमांडो, और एनी ऑपरेशन, या जो आपने फॉरेन कंट्री के साथ कोलैबोरेशंस करके जो अपने सर्टिफिकेशंस और अपने टास्क कंप्लीट करे, वहाँ पे सबसे ज्यादा टफेस्ट चीज या टफेस्ट ऑपरेशन आपको कहाँ पे लगा था, और कैसे आपने अपने माइंडसेट को उस रिगर को उस टाइम पे कंटिन्यू करा, और क्या आपका थॉट प्रोसेस था उसे पास थ्रू करने में। दो, जो प्रोबेशन पार्ट था वो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे, हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट था। यानी प्रोबेशंस, एक ही प्रोबेशन आदमी की लगभग उसकी लाइफ को बहुत, यानी इट इज़ अ टफ एंड ग्रूलिंग सिलेक्शन प्रोसेस। बट मेरे को तीनों प्रोबेशंस में कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं क्लियर नहीं करूँगा। बिकॉज मैंने अपने आप को और अपने माइंडसेट को मैंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रोबेशन क्लियर करने के लिए ट्यून इन कर दिया था। यानी कि मुझे नहीं लगता था कि ये मैं, उस टाइम पे मेरी लाइफ में ये था कि मेरे को बस अगर कुछ चाहिए लाइफ में तो वो स्पेशल फोर्सेस में भर, यानी एनरोल होना, यानी सिलेक्शन ही मेरा एम था। सो उसमें मेरे को इतना नहीं था। दो ऑपरेशंस मुझे याद हैं, एक ऑपरेशन की हमने तैयारी की थी एंड उसमें हम वापस नहीं आते, हम 10-12 लोग ही थे, और वो तो कंफर्म था, यानी कि हम बच नहीं पाते। और एक ऑपरेशन ऐसा था जिसमें मेरे लेग पे ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लग गए थे, और मुझे पूरी रात अ, उसमें, हम जहाँ पर हम डिप्लॉयड थे वो उसमें मिलिटेंट अंदर ही था, तो मेरे को दो मिलिटेंट थे, तो मेरे को वहाँ पर पूरी रात लेट कर वो जो मैंने टाइम गुजारा वो मुझे थोड़ा सा टफ लगा था, बिकॉज ऑफ द एक तो इंजरी थी मेरे को, और दूसरा वेदर कंडीशंस बहुत सिवियर थी। तो जो एक ऑपरेशन था जिसमें मेरे उसमें लगा था, तो हमारे को जनरल इनपुट थी, हमारा कांटेक्ट हो गया शुरू, और वो कुछ ऐसा हुआ कि जब फायर फाइट शुरू हुआ तो हम लोग एक स्पेसिफिक इनपुट थी, हम उसको सर्च कर रहे थे, मैं और मेरा बडी। तो हमने वो घर सर्च किया, कश्मीर की बात है। और जब हम उसको सर्च करने के बाद मैं थोड़ा
अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे जे एंड के में घर होते हैं, जो ऊपर वाला स्टोरी होती है वहाँ से वो लोग जो गाँव का गाय का चारा होता है वो नीचे फेंक देते हैं। तो मैं उसको जनरली चेक कर रहा था, और मैंने अपने हथियार के साथ देखा देखा कि मेरे को कोई बंदा, क्योंकि वो बिल्कुल डार्क था, तो हम आगे अपनी बैरल के पास से गाड़ी में यानी गन में टॉर्च लगा के रखते थे। तो मैंने देखा, मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, पर अचानक मैं फिर मैंने देख कर वापस मुड़ा, तो मेरे को ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो वो मिलिटेंट ने मेरे ऊपर वहाँ से ही बर्स्ट मारा। मैं पता नहीं कैसे बचाऊँ, मुझे मालूम नहीं है। वो मैं भगवान में लोग विश्वास नहीं रखते, कोई रखते हैं, पर मेरा भगवान एक में। बार एक बार आप एक नॉर्मल जो हमारे ऑडियंस उनको बस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि बस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? ओके, सो क्या हुआ कि जब मैं सर्च करके वापस मुड़ा तो मेरे से 1-2 मीटर, बर्स्ट का मतलब है कि मिलिटेंट ने अपनी पूरी मैगजीन एक ही ट्रिगर को प्रेस करने में खाली कर दी। यानी जो 30 राउंड्स की एक एक की मैगजीन होती है वो उसने निकाल दी होगी पूरी मेरे ऊपर। और मैं उससे लगभग 1 मीटर ही दूर होऊंगा, 1 या 1.5 मीटर, उससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने ही था वो। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने वो एरिया सर्च किया और मैं घूमा, और मैंने ऐसी ऐसे कई बार लगता है इंसान को कि पीछे कुछ है। तो मैंने हल्का सा ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वो पूरा ही, तो मेरा जो हथियार का पोजीशन था वो यहाँ पर था। तो मैंने ऐसे मुड़ के जब देखा तो मैं अगर फायर करता भी तो भी मेरी गोलियां इस दिशा में जाती ऊपर। तो मैंने, अब पता नहीं वो इतना मेरे पीछे, उसने वो ऐसे करके मेरे को बिल्कुल एम लेकर खड़ा था, 1-1.5 मीटर भी नहीं होगा वो। और उसने अपना पूरा एक ही बारी में, बिकॉज आई कुड मेक आउट, वो जब फायर हुआ तो उसने पूरा दबा दिया होगा एक ही बारी में, क्योंकि मिलिटेंट जनरली बर्स्ट पे ही अपना जो सेफ्टी कैच की पोजीशन है वो रखते हैं। हो गए इस बात को 15-16 साल पहले की बात है। तो उसने पूरा वो बर्स्ट दबाया और उसकी गोलियां उसने फायर की, मेरे को पता नहीं कहाँ से वो एक भी गोली टच नहीं हुई। मैंने भी इधर से फायर की, पर मेरी जनरली उसके ऊपर गई नहीं होगी। जस्ट उसको काउंटर करने के लिए और उसको डराने के लिए मैंने फायर किया, तो मेरी साइड में से निकली होंगी पक्का, बिकॉज मैं तो एम्ड फायर कर ही नहीं सकता था, मेरी बैक टर्न हो गई थी। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, मैंने वहां से ही एक कदम आगे वो घर की वो जो वरांडा था वो खत्म हो रहा था, और मैंने वहां से नीचे छलांग मार दी। तो मैंने उल्टा होकर मैं तो नीचे गिरा, मेरा बडी दूसरी तरफ से नीचे आया, और इसने वो बर्स्ट मारने के बाद जब, पहले तो बिकॉज वो हार्ट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है पता ही नहीं लगता कि आपको कुछ लगा है कि नहीं लगा। उसी के साथ उसने क्या किया, अपने 2 ग्रेनेड उसने नीचे फेंक दिए जहाँ पर मैं नीचे गिरा था। सो मैं क्योंकि 10-12 फीट से ऊपर से नीचे गिरा, और मेरा यानी कि राइफल मेरा स्लिंग आर्म था, बट हाउएवर मैं नीचे गिरा, उसका इम्पैक्ट, मैं साइड पे गिरा तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि मैं 3-4 सेकंड के लिए अनकॉन्शियस टाइप था। और इतनी देर में मैंने देखा कि ऊपर से उसी जिस वरांडा से मैं नीचे दरवाजे से ऐसे बाहर निकला, वरांडा से मैंने जंप मारी, वहां से 2 ग्रेनेड, मेरे को बस इतना दिखाई दिया होगा कि वो आके टक टक की आवाज़ हुई। तो जनरली मेरे को मालूम चल गया कि बिकॉज हमें मालूम था कि ये तो टैक्टिक्स जनरली होती है, और ग्रेनेड का मेरे को मालूम था। तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं किया, अपना हाथ को और अपने सर को ऐसे नीचे किया, और मैं उधर ही लेट गया। तो वो ग्रेनेड जब, क्योंकि वो जो एरिया था वो लगभग ऐसे घर बना हुआ था, यहाँ पर मैं गिरा और फिर ऐसे करके नीचे पहाड़ जा रहा था, वो बिल्कुल एज पे था पहाड़ के। तो वो ग्रेनेड गिरे और उसके स्प्लिंटर फैले, तो उसके स्प्लिंटर मेरे को, जैसे आप जब टैटू बनाते हैं ना तो उसमें सुइयां चुभती हैं, वो क्योंकि जब उस पे, तो मेरे को मेरे इस जगह पे मेरे को ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा सा वो हुआ है, क्या कहते हैं, जलन सी हो रही थी। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को मालूम तो चला कि मेरे को कुछ लगा है, लेकिन वो इतना नहीं था कि मैं अपना ऑपरेशन छोड़ दूं या फिर, पर वो हल्की हल्की जो एक मीठी सी दर्द होती है वो, बिकॉज उस वक्त आपका एड्रेनलिन, आप गर्मी लग रही है, आप जोश में हो, आपकी पूरी मेंटल फैकल्टीज दुश्मन के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, तो आपको पता लग जाता है कि कुछ हुआ है। पर वो मेरे को मालूम था कि मेरे को कुछ लगा है, पर मेरे को मेन चीज़ थी ये देखना कि मुझे कहीं गोली ना लगी हो, बिकॉज जो उसने बर्स्ट मारा था वो अभी तक मुझे को क्लियर नहीं था। तो थोड़ी देर में जब वो सब चीज़ें नॉर्मली, वो दोनों ग्रेनेड फटे, उसके स्प्लिंटर मेरे पास लगे, और फिर वो अंदर ही, फिर मैंने उसके ऊपर दरवाजे की तरफ एम्ड फायर किया, ताकि वो बाहर ना आ सके, बिकॉज उनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता है कि फायर किया, ग्रेनेड फेंका और फिर भागने की। एक बारी वो वहां से निकल जाते, बिकॉज हमारा इनिशियल कॉर्डन सिर्फ 8-9 लड़कों का ही था, 6-7 लड़के थे हम लोग।
तो अगर वो उस वक़्त निकल जाएँगे तो फिर हम उनको कभी पकड़ नहीं पाते। और ये हो गए थे कम से कम इस इंट पे काम करते हुए हमें 5 महीने हो गए थे। मैंने 5 महीने से अपने बंदों को छुट्टी भी नहीं भेजा था। मैंने 5 महीने से हम लोग उस पे बहुत वर्क कर रहे थे कि इनको वो 2 मिलिटेंट की खबर हमें बहुत पहले से हमको इंट नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसको उनको निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो मैंने उसको फिर सिंगल शॉट से उसको कवर करके रखा दरवाजे को। इतनी देर में मेरी जो बाकी वाले लोग थे वो भी सब डिप्लॉय हो गए। सो इस वाले केस में क्या हुआ, जो मेरा बडी था जब वो ग्रेनेड उसको उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगी थी। तो 1 डेढ़ घंटे बाद जब सब चीज़ें नॉर्मल हुई, हमने हेडक्वार्टर में बता दिया और एक्स्ट्रा री आ गई और हमने उसको पूरा अच्छी तरह कॉर्डन कर लिया। तो मैंने अपने बडी को इवैक्यूएट कर दिया था। बट क्योंकि मैं उधर था और उस टाइम पे मैं ही उसको लीड कर रहा था तो मैं कहीं जा नहीं पाया। हालांकि मेरे पाँव में लगा हुआ था। तो और वो था लगभग नवंबर का महीना। और हम लोग बिल्कुल यानी ऊपर हायर रीचेस पे जो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ गई थी पीर पंजाल में, और हम लोग थोड़ा नीचे थे लेकिन ठंड बहुत थी। तो उसके बाद ये ऑपरेशन लगभग शाम के 5 साढ़े 5 बजे शुरू हुआ था। और हम कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज रात के टाइम में अंदर घुसना और फिर करना हमारे को कैजुअलिटी के चांसेस थे। तो अब ऑप्शन यही थी कि नाइट विजन से उसको देखते रहो और उधर ही बैठकर उसको कवर करो। तो जो वो पूरी रात मैंने काटी, वो मेरे ख्याल से एक तो ठंड ने उसको ज़्यादा एग्रेवेट कर दिया क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला गया होगा। और वो रात मेरे को आज भी याद है। वो थोड़ा सा मेरे को यानी कि मेरे को लगता है कि वो अ, मेरा ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स डॉक्टर ने उसके बाद कभी उसको निकाला ही नहीं। वो अंदर ही है मेरे शरीर के, बिकॉज जैसे वो अंदर ही डिजॉल्व हो जाते हैं। तो हालांकि मार्क्स हैं बट तो वो वाला जो टाइम था, वो रात एक थी जिसमें मेरे को बहुत यानी वेदर और अपनी चोट दोनों को देखकर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन हमने फिर अर्ली मॉर्निंग में आरएल वारएल करके वो हमने घर को दोनों को मिलिटेंट्स को मार दिया था। और दूसरा ऑपरेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो हुआ नहीं था, लेकिन हमें एक स्पेशल टास्क मिला था जिसके लिए मैंने एक जिसमें आप स्पेशल फोर्सेस को कहोगे कि मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मैंने बहुत सारी यूनिट्स देखी एंड बहुत सारी यूनिट्स देखी, लेकिन 10-12 लड़के ऐसे हैं जिनको मैं आज भी अपनी पूरी यानी कि ऑपरेशनल लाइफ का सबसे तगड़ा बंदा मानता हूँ। यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो स्पेशल फोर्सेज में भी जो स्पेशल फोर्सेज होते हैं उस टाइप के लड़के थे। तो हमारे को एक टास्क मिला था जिसकी हमने रेकी वेकी सब की थी। और हम लोग यानी कि मैं उस वक्त टाइम पे कमांड कर रहा था। एंड वो वाला जो मिशन था वो एक ऐसा मिशन था मेरे ख्याल से जिसमें हम लोगों को यानी कि वापस आना मुश्किल था। लेकिन अगर वो मिशन होता और हम कार्रवाई करते तो यानी कि पूरी लड़ाई का रुख कुछ ही लोग बदली कर सकते थे। सो वो वो दो चीज़ें मेरे को बिल्कुल स्टैंड आउट रहती हैं। एक तो ये वाला कॉन्टैक्ट, बाकी मैंने कॉन्टैक्ट्स देखे हैं 2002 से ही, जब मैं कमीशन हुआ था तब से ही देख रहा हूँ। मैंने कैजुअलिटीज़ भी देखी है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बिल्कुल हैं। दूसरा वाली में क्योंकि जो मैंने वो टीम बनाई थी उसमें मुझे बंदों के माइंडसेट का मालूम चला, यानी कि किस प्रकार के आदमी, यानी जो स्पेशल फोर्सेस में हैं उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यानी अपने अ, जितना उनको काम करना है उससे ज़्यादा भी अपने आप को कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए लाइफ में फैमिली, पैसा, उसके बाद मैं कहूँगा रेस्ट, ये सब मायने नहीं रखता है। यानी कि अगर उनको काम ठीक मिलेगा और उनको काम करने में मज़ा आएगा तो दे कैन गो एंड डू एनी टास्क। यही दो चीज़ें थी। इनक्रेडिबल सर, जो ये आपने पूरी स्टोरी इन डेप्थ पूरी नरेट करी है, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है पहले तो मैं कैसे मतलब क्या रिएक्ट करूं। बट हाँ, जैसे आपने बताया कि कितनी एडवर्स सिचुएशन में पहले तो कोई पीछे से फायर कर रहा है, फिर आप जंप करके नीचे गए हो, उसके ऊपर से आपको ग्रेनेड्स आते दिखाई दे रहे हैं, प्लस उसका इम्पैक्ट भी पैर में है, और उसके बाद भी आपने एम करके, जो आपने कहा कि मैं टारगेटेड एम करके डोर पे फायर किया उसको रोकने के लिए,
मतलब वो माइंड इतना कुछ होने के बाद भी अगर अपने टारगेट के बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली मेरे को अपना आंसर मिल गया कि व्हाट, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ ए कमांडो। तो ये रियल एग्जांपल है कि कैसे कमांडो सोचता है, क्योंकि इतनी बैक टू बैक एडवर्स सिचुएशंस के बाद भी अगर फोकस्ड है अपने काम के ऊपर, दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन नॉर्मल पर्सन एंड कमांडो। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। एक सर मेरे को अपने रिसर्च वर्क और जैसे आपके मैंने पॉडकास्ट और देखे, वहां पे पता चला कि आपने अपने एंड से काफी ज्यादा कुछ इनपुट्स किए हुए थे, काफी मतलब एक्सपेंडिचर करके अपने पर्सनल एंड से बियर करके आपने इक्विपमेंट फॉरेन से खरीदे। आप मुझे ऑलरेडी बता चुके हो कि कमांडो के लिए पैसे ज्यादा मायने नहीं रखते, हर चीज की परफेक्शन। अगर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल हर एक फौजी को एक सिमिलर ही चीज निकाल कर देगा, बट हर चीज हर इंसान के लिए कोई लेफ्ट राइट ही होता है, कोई लेफ्ट ही होता है, किसी के बॉडी मोबिलिटी डिफरेंट होती है, कुछ कस्टमाइजेशन हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो आपने किस टाइप से कस्टमाइज किया था, क्या आपके मतलब दिमाग में कहाँ से ये आइडिया आया कि ठीक है मैं कुछ फॉरेन से मंगाता हूँ, अपने इसमें इनकॉर्पोरेट करता हूँ, और इतना एक्सपेंडिचर 10-12 लाख का करना, इट्स नॉट एन ईजी अफेयर। आपने पहले कहा था कि दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा आया? क्या यूजुअली आर्मी में ऐसा होता है कि आप अपना पर्सनल कुछ इक्विपमेंट लाके अगर आप यूज करना चाहते हो तो इट्स अलाउड, यू कैन यूज, या यू टुक अ स्पेशल परमिशन? और कैसे आपने फॉरेन कंट्रीज में मतलब कांटेक्ट किया, कौन कौन सी कंट्रीज से आपने किस टाइप की वेपनरी मंगाई, और कैसे आपने अपने आप अपने जो वर्किंग स्किल्स है उसको और ज्यादा रिफाइन किया? थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताइए। ओके। देखिए अर्पित, चीज़ ऐसी है कि जब आपको अपना टास्क पूरा करना है, तो मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि जो आपकी इक्विपमेंट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप अगर आप अपने टास्क को रियली अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि अ, अगर कोई मैराथन रनर है, जैसे इलियड किपचोगी हैं जिनका अभी तो खैर केल्विन किप्टुम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 आवर एंड 35 सेकेंड्स का मैराथन में। पहले इलियड किपचोगी का था 2 आवर 1 मिनट्स और 9 सेकेंड में। नाउ मेहनत तो वो दोनों ही अव्वल दर्जे की करते हैं, लेकिन जो नाइकी के जो ट्रेनर्स यानी जो शूज वो पहनते हैं वेपर फ्लाई और अल्फा फ्लाई, उससे उनको 10-15 सेकेंड एनर्जी रिटर्न में ज़्यादा मिलता है और वो उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। पहले ये जो रनिंग वाले जो फॉलो करते हैं, जो कार्बन प्लेटेड सोल्स आते थे पहले, वो नहीं थे। जब से नाइकी ने उसमें डाला तो यानी कि आपका एनर्जी रिटर्न बना और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई। सिमिलरली फॉर एन ऑपरेटिव जो चीज़ें हैं, जो हमारी आर्मी है, मेरी आप इसको गलत मत मानिएगा कि हमारी आर्मी अभी भी डेवलपिंग स्टेजेस में है। वी आर स्टिल डेवलपिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग। यानी हमको इक्विपमेंट चाहिए। ऑब्वियसली आप अगर आप हमको अमेरिका से कंपेयर करेंगे या यूके से कंपेयर करेंगे, तो हमको अभी सिर्फ 75 ईयर्स हुए हैं आज़ादी के, और वो लोग यानी अमेरिका 1776 में आज़ाद हो गया था, यूके तो खैर कभी गुलाम हुआ ही नहीं कहीं पे, है ना। तो उन लोगों को, और उन लोगों के पास सब कुछ यानी पहले से था, और दूसरा उनका माइंडसेट भी एक्सपेडिशनरी था। अमेरिका अपने देश के अंदर मिलिटेंसी नहीं लड़ता है, वो अफगानिस्तान में लड़ते हैं, इराक में लड़ते हैं। तो उनका जो इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग और जो इक्विपमेंट बनाने का और जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इज ऑब्वियसली बेटर एज कम्पेयर टू इंडियंस। एक बारी जब मैं इक्विपमेंट पे मैं इसलिए इतना ध्यान देता हूँ ओनली बिकॉज कि जब आप माउंटेन पे चढ़ेंगे, यानी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स माउंटेन्स ओनली, क्योंकि मैंने सिर्फ जे में ऑपरेट किया, मैं ईस्ट में कभी गया नहीं। तो आपको अगर आपकी पैंट, आपकी शूज़, आपके जो टैक्टिकल वेस्ट है, या आपका जो लोड आउट है, या आपका रक्सैक है, वो लटक रहा है, टूट रहा है, उसका स्ट्रैप टूट रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं ऑपरेशन करने गया जब मैं बहुत यंग था सर्विस में, तो जो मैंने टैक्टिकल वेस्ट लिया था उसका वो थोड़े से कांटों वाले एरिया में गया और पूरा बाहर निकल कर आ गया। तो मुझे अपनी मैगजीन्स अपने पिट्ठू में डालनी पड़ी। जब मैंने अपनी मैगजीन्स पिट्ठू में डाली, तो मेरा पिट्ठू का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो ही चेंज हो गया। तो 4-5 दिन के हम ऑपरेशन पे थे और वो एक्सटेंड हो गया 7 दिन के लिए।
तो मेरे को एक एक पल उस माउंटेन्स में चलना, ये सब करना बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। एंड स्पेशली जब मैं डाउन हिल आ रहा था तो वो पूरा वेट मेरे यानी पीछे खींच रहा था, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे था। तो मेरे को जब मैं उन चीज़ों पे ध्यान दे रहा था तो जो मेरी मेंटल फैकल्टीज हैं, जो मुझे आगे ऑब्जर्व करना है, आर्क्स देखनी है अपनी, प्राइमरी सेकेंडरी आर्क्स इस एंगल में ऑब्जर्व, क्योंकि चलना तो टूरिस्ट के लिए नॉर्मल है। आप टूरिस्ट हैं, आपने अपना बैग उठाया, गप्पे मारते, लेकिन फॉर अ ऑपरेटिव आप बात नहीं कर सकते। आपकी हमेशा नज़र, आपकी पेरिफेरल विजन्स हमेशा आगे सामने रहनी चाहिए कि कहाँ से आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपने कैसे वॉक कर। तो ये जब मैं चीज़ें आपको बताता हूँ कि तो ये सब चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई। तो हमारा बीपी पटका हम लोग पहनते थे। अब वो बीपी पटका का कभी वेलक्रो ढीला हो रहा है, कभी वो साइड में, हालांकि मैं उस पर क्लिप भी लगाता था। सो आई न्यू फ्रॉम डे वन कि मुझे अपना इक्विपमेंट जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का करना है अगर मुझे बेस्ट ऑपरेटिव बनना है। नाउ अब उसमें दूसरा जो ये आपने का क्वेश्चन था कि इंडियन आर्मी आपको हथियार, एम्यूनिशन सब कुछ देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स आप देखोगे, इवन जो राष्ट्र राइफल्स में हैं, इन्फेंट्री में हैं, और जो स्पेशल फोर्सेस में हैं, लोग अपनी तरफ से पैसा लगाते ही हैं। ठीक है, मैंने इसलिए ज़्यादा लगाया क्योंकि मैंने मिक्स ऑफ अमेरिकन और यूरोप का इक्विपमेंट रखा हुआ था, यूके का। सो उनको लाना वाज अ प्रॉब्लम, पर मैं उनको इंपोर्ट कराता था। तो अगर वो इंडिया में 15,000 रुपये का रक्सैक है, जैसे बक्स बर्गॉस का रक्सैक है, तो वो आपको कॉस्ट करेगा 29-30, बिकॉज उस पर ड्यूटी लग जाती थी। सो दैट इज वाई दे। और दूसरा मेरा मानना है कि हर स्पेसिफिक ऑपरेशन जब आप जाते हैं, और अगर ये कोई स्पेशल ऑपरेटिव नहीं कर रहा है, तो यानी कि वो स्पेशल ऑपरेटिव है नहीं। आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम में हर चीज ट्रिप्लीकेट में होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं, तीन चीजें आपके आपके पास एक मल्टीपर्पज किट नहीं हो सकती, इट हैज टू बी थ्री। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप सिर्फ 6 घंटे के लिए ऑपरेशन जा रहे हैं, तो आपका जो टैक्टिकल वेस्ट है, आप माउंटेन्स चल रहे हैं, आपने उसके अंदर मे बी आप उसके अंदर अपना बीपी का जो प्लेट है बुलेट प्रूफ का, वो नहीं डालेंगे टू सेव द। बट हाउ एवर आप डिप्लॉयड अर्बन एरिया में हैं, तो आपको बीपी, यानी आपको बिल्टअप एरिया में आप ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपको आगे पीछे की बीपी प्लेट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका प्रैक्टिकल वेस्ट अलग होगा। जैसे मेरे को छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे पास जो रक्सैक थे, वो जो आपके, जिसको आप बैक पैक्स बोलते हो, और वो मेरे पास 4 घंटे के ऑपरेशन से लेकर मेरे पास 12 दिन के ऑपरेशन तक के थे। ऑब्वियसली जो मैं 12 दिन में पैक करूंगा वो मैं 4 घंटे वाले में नहीं कर सकता। कई बार आप जस्ट प्लेस ए से प्लेस बी ट्रैवल कर रहे हो, किसी से मिलना है और वापस आना है, तो मैं वो 12 घंटे वाला रक्सैक उठाकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं स्पेशल ऑपरेटिव हूँ। हर रक्सैक, हर जो 12 दिन का ऑपरेशन है या 15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग, उसका लोड टेबल्स अलग होंगे। अगर हम उसको पैदल चल के जा रहे हैं, आधा डिस्टेंस गाड़ी में है, या फिर नाइट ऑपरेशन है, तो वो अलग होगा। लेकिन जो स्पेशल ऑपरेटिव है वो कंटीजेंसी प्लानिंग पक्का करेगा। हो सकता है आप 4 घंटे के लिए जाओ, लेकिन वहां पर फायर फाइट या कॉन्टैक्ट हो गया और आप अटक गए, आपका ऑपरेशन एक्सटेंड हो गया, तो वो 4 घंटे का आप ये नहीं कह सकते कि यार अब मेरे पास खाना नहीं है, या मेरे पास सर्वाइवल राशन नहीं है, तो अब मैं आज ऑपरेशन नहीं करूँगा। तो आपको अपनी चॉकलेट, आपको अपना प्रोटीन बार, जो भी आप रखते हो, जो आपका काजू यानी ड्राई फ्रूट्स, जो भी, जैसे भी जो भी ऑपरेटर जैसे करता है, वो एक सर्वाइवल पैक में आपने रखा होगा। तो हर चीज की जो प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, अगर जहाँ पर मैगजीन्स होंगी, आप ज़्यादा रखोगे। कई बार आप 6 मैगजीन लेकर चलते हो, आप लंबे ऑपरेशन में जा रहे हो तो आप खुली एमुनिशन भी, तो इट ऑल डिपेंड्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर टाइप की जब आप प्रोफाइलिंग करते हो, फ्रॉम 4 घंटे से ऑपरेशन से लेकर 15 दिन के लिए, तो आपका पूरा जो पैराफर्नेलिया है, यानी जो आपका पूरा जो सामान है, वो डबल ट्रिपल में चले जाता है। ठीक है, और उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड अभी आप शूज़ आपके 3-4 पेयर होंगे, अगर आप एक ऑपरेशन करके आए हो, आप पानी में कहीं चले गए, हालांकि आपके वाटरप्रूफ बूट्स होंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले ऑपरेशन में आपको आते ही पता लगे आधे घंटे में, तो आप वो गीले जूते नहीं पहन सकते, तो आपके पास 2-3 पेयर शूज़ होंगे। सॉक्स कम से कम 10-15 पेयर होगी।
आपके इनर्स अलग होंगे, ठंड का ऑपरेशन अलग होगा, आप डेजर्ट्स में एक्सरसाइज करने जा रहे हो, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स अलग है, आप जंगल में जा रहे हो, आप वहाँ पर कुछ करोगे, आप बर्फ में ऑपरेट कर रहे हो, तो मैं बर्फ में ये वाली ड्रेस पहन के नहीं बैठ सकता, मेरा कैमोफ्लाज अलग हो जाएगा। सो जब हम इन सब चीज़ों की इन डेप्थ प्लानिंग करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, तो जो आपका सामान है वो बहुत बढ़ जाता है। और जनरली जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान दोगे, जो स्पेशल फोर्सेस वाले बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अब जैसे मेरी हेलमेट थी वही 75-80 हज़ार की थी, उसके ऊपर मैं नाइट विजन फिक्स कर सकता था। या फिर आप उसको इंडिया में जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, आप वो कर सकते हो कि मैं साइड में से लगाऊं वो या फिर मैं बाहर का ही सब कुछ सामान लाऊं, पीछे काउंटर वेट लगाऊं आगे। बिकॉज आपने ऐसे नाइट विजन उठाकर देखा, फिर हाथ से नीचे किया, फिर एम किया, तब तो कुछ फायदा नहीं है। आपका नाइट विजन आगे है, उसी में से आप आपका जो ANTPQ है जिसमें लेजर रेंज फाइंडर और लेजर IR मार्कर लगा हुआ है, और आप स्ट्रेट उसी के साथ एंगेज कर रहे हो, आपकी जो पेरिफेरल विजन है साइड में देखने वाली, क्योंकि वो तो सिर्फ आपको नाइट विजन जो बाइनोकुलर्स हैं वो आगे ही दिखा रहा है, लेकिन कहीं आपकी साइड में देखने वाली, तो जो ये सब चीजें जब बंदा करता है तो वो उसमें ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सब चीज़ें वही लोग करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं ऑपरेशन में, जो अपने आप को स्पेशल ऑपरेटिव कहते हैं। सो जब मैं आपको बताता था कि माइंड सेट क्या है, जब मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा था, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ही ऑपरेटिव को, आप इंडियन आर्मी का सामान लेकर उसको, यानी कि आप नॉर्मल सामान लेकर उसको डबल सील या डबल पैक या वो सब देसी नुस्खे भी कर सकते हो, या फिर आप इक्विपमेंट पे पैसा खर्च दो। मैं बता रहा हूँ, मेरा इक्विपमेंट उसके बाद से आज तक कभी टूटा नहीं है। अब तो मैंने खैर अपने ए टीम और अपने जवानों को वो इक्विपमेंट दे दिया है, बिकॉज अब मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं फौज छोड़ दी है। और अगर आप अपने इक्विपमेंट पे पैसा, हाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा खर्च दिया होगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत सारा था, और मैं कहीं पर भी चाहता नहीं था कि मेरे को कोई मेरा टास्क कंप्लीट ना हो। तो हाँ, मेरी जेब से मेरा काफ़ी पैसा लगा, मेरी ज़्यादा कोई सेविंग्स नहीं थी जब मैंने आर्मी छोड़ी, बिकॉज मैं इन चीज़ों पे काफ़ी खर्च करता था। लेकिन इन चीज़ों ने मेरे ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी को कम से कम भी 500 गुना बढ़ाया है, और मेरे जो टास्क ख़त्म करने का तरीका है उसको भी मल्टी, यानी मैनी फोल्ड्स उसकी सक्सेस रेट को वो किया है। तो मैं ये जो 10-12 लाख रुपया है, इस पे मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, बिल्कुल भी, यानी कि ये मेरे लिए कोई लग्जरी नहीं थी, ये मेरे लिए नेसेसिटी थी, यानी ज़रूरत थी मेरी, मेरे को कोई इसमें वो लगा नहीं। एंड मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग होंगे जो ऐसे करते होंगे, बट ये नॉर्म है। तो इतना पैसा लगा, अब आपको हर चीज़ की आपको प्रोफाइलिंग बताइए, तो अगर आप अच्छा लेदरमैन का, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, मल्टीपर्पज़ किट लोगे तो 10-12 हज़ार का तो एक आता है। अगर आपने इस वाले टैक्टिकल वेस्ट में, इस वाले लोड आउट में एक रखा है, इसमें एक रखा है, तो तीन, तो 36-50 हज़ार रुपये तो आपके इधर ही चले गए स्ट्रेट। सो दैट इज हाउ इट इज। एंड बाहर से आता था लेकिन ड्यूटी लग कर आता था। आजकल क्या सिस्टम है, कुछ मेरे दोस्त जाते थे, मैं उनसे मंगा लेता था, जो घूमने घूमने जा रहे हैं या कोई बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे कर करके मैंने अपना इक्विपमेंट इकट्ठा किया था। यस, दिस इज हाउ आई डू इट। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए यू हैव टू गो वन स्टेप फर्दर, जो दूसरे हाँ नहीं जी, कर रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, और अपने एंड से एक एफर्ट डालना होगा, ये सोच के कि मेरा जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैं टोटली डिफरेंट रखूं, अपने पर्सनल चीज़ों को मैं प्रोफेशनल लाइफ में ना लेकर रहा हूँ, सिर्फ उतनी ही चीज़ें मैं यूटिलाइज करूँ। तो उस मेंटेलिटी से आई गेस इंसान एक नॉर्मल ही प्रोफेशनल बन के रह जाएगा। बट टू गो वन स्टेप अहेड यू हैव टू गिव वन स्टेप एक्स्ट्रा इनपुट। तो ये चीज मुझे यस, इंटरेस्टिंग और दैट सीखने इज। के लिए मिली आपसे एंड आज। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आप भी मैनेजर हैं, आप भी काम करते हैं, जब जो क्वालिटी है इट विल कम एट अ प्राइस। यानी कि अब आपके पास लैपटॉप डेल का भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास मैकबुक प्रो है तो ऑब्वियसली इट विल बी मच मोर। गाड़ी तो मारुति भी बनाता है, गाड़ी मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी भी है। सो ऑब्वियसली अब वो लैम्बोर्गिनी इज फॉर पीपल हु आर enthusiasts। वो उसकी माइलेज और वो उसकी वो सब चीज़ें जो उसको खरीदेगा, वो ये सब चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो जो SF वाले और जो स्पेशल फोर्सेस वाले लोग हैं वो enthusiasts हैं, उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि अब ये महंगी है कि सस्ती है।
अगर वो मैटर कर रही है तो मे बी फिर वो ऑपरेटिव उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दैट इज़ हाउ थिंग्स फंक्शन। ये दिस इज लाइफ। This another point to my question about the mindset of a commando. That's like precisely that's precisely how a person who is different from normal things. And I really appreciate that. Like your all the efforts जो आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं, इतना आप सोच पा रहे हैं, डेफिनेटली इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप माइंडसेट हमेशा से लेकर चले हैं। सर ये सारी बातें जैसे आपने मुझे बताई, आपके 3 प्रोबेशंस, आपके ऑपरेशंस, आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता था आर्मी में टू चूज अ फैमिली लाइफ। मोस्टली जैसे हर हर इंसान के ऊपर एक फैमिली ऑब्लिगेशंस होती हैं। सब लोग कोशिश करते हैं कि जितना एक फैमिली को हम यूथ में 30 टू 33 तक सोचते हैं चलो ठीक है थोड़ा इंडिविजुअलिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है फैमिली भी जरूरी है और भी चीजें जरूरी है, बट उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो फिर सबकी एक अप्रोच रहती है कि हाँ चलो थोड़ा टाइम फैमिली को भी मैनेज करें, वो भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर जैसे आपने इतना टाइम मतलब स्पेशल फोर्सेस को दिया, आई कैन से कि जितने सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस और स्ट्रगल्स आपने देखे उतने ही आपकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। हो सकता है कि उस टाइम पर जब आप बता रहे थे कि एक कमांडो के लिए कई बार उनको फैमिली के बारे में नहीं सोचना होता, हो सकता है आपने भी ना सोचा हो, बट किसी ना किसी पॉइंट पे यू हैव टू रिटर्न टू द फैमिली। छुट्टी होंगी, घर में कुछ काम होंगे, आपको घर पे आना है, और आपको पता चला होगा कि यार ये वाली मैं उन दिनों में कुछ एक ये चीज थी जहां मुझे होना चाहिए था, एंड आई सेक्रीफाइस्ड माई माई फैमिली लाइफ फॉर द प्रोफेशनल लाइफ। तो आपने फैमिली ने कैसे सफर किया और कैसे मैनेज किया आपके बिना इस पूरे पीरियड में, और क्या कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली का रहा आपकी सक्सेस में? देखिए, जब मैं बैचलर था तब तो मैं यानी मेरे पेरेंट्स, मैं फोर्थ जनरेशन आर्मी में हूँ। जो मेरी मदर हैं, मैं अपनी मदर की बात करूँगा, और उन्होंने मेरे फादर को 1965 की वॉर में भी जाते देखा है और 1971 में भी जाते देखा है। तो शी वॉज, उन्होंने तो यानी वॉर में जाते देखा है, मैंने तो किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं तो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में ही मैक्सिमम एम्प्लॉयड रहा। आप सोचिए कि माय फादर वेंट फॉर वॉर बोथ टाइम्स, एंड मेरे दो एल्डर सिस्टर्स हैं जो कि भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड है। तो मेरी मदर ने, मेरी, तब तो मैं बॉर्न नहीं हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा छोटा हूँ अपनी एल्डर सिस्टर से। तो दोनों लड़कियां, वो मेरी जो सिस्टर्स थी वो एक एक दो दो साल की थी जब 71 वॉर में मेरे मदर, मेरे फादर गए थे। तो माय मॉम तो वॉज, यानी कि जो मेरी मदर हैं वो तो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने वो देखा हुआ था। कमिंग ऑन टू माई सिस्टर्स, मेरे जो दोनों ब्रदर इन लॉज हैं उन्होंने, वो भी इन्फेंट्री के हैं, एक तो पैरा एसएफ के ही हैं और दूसरे कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। वो भी अपने पूरे टाइम में, जब मेरी सिस्टर्स थी तो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में वैली में 90s में रहते थे। जो मेरी छोटी सिस्टर, जिस दिन उनकी एंगेजमेंट हुई जून 99 में, उसके अगले दिन ही क्या कहते हैं इसको, अ, उसके नेक्स्ट डे ही मेरे ब्रदर इन लॉ ऑप विजय यानी कारगिल वॉर में चले गए। जिस दिन एंगेजमेंट हुई उसके अगले दिन ही। तो उन्होंने भी देखी सैक्रिफाइसेस। तो जो मेरा वो वाला पार्ट था, यानी जो मेरे फैमिली थी, जो मेरे जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो सबने कॉम्बैट देखा हुआ था। ऐसे दिन होते थे कि मैं दो दो तीन तीन महीने मेरा कोई कॉल नहीं आता था। और मेरी मदर, और उनको मालूम था कि ये, बिकॉज उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस किया था, तो उनको मालूम था कि दिस इज़ अ रूटीन वे ऑफ लाइफ। और उन्होंने मालूम है कि मैंने स्पेशल फोर्सेस चुनी है, जहाँ पर नॉर्मल फौज अगर ठीक जगह पे होगी तो हम थोड़ी बेकार जगह पे ही डिप्लॉयड होंगे। उनको हमेशा चिंता रहती थी, हर पेरेंट्स को रहती है, हर सिस्टर को रहती है कि ये क्या कर रहा है, क्यों वॉलंटियर कर रहा है, बार बार प्रोबेशंस कर रहा है, फेल हो रहा है, क्यों करना चाहता है नॉर्मल लाइफ लीड करे। वो एज अ वेल विशर तो वो करते थे, लेकिन वो लोग मेंटली हमेशा अट्यून्ड थे। यानी उनको मालूम था कि ये इस टाइप की लाइफ फौज में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उन्होंने सबने अपनी लाइफ्स में वो चीज़ें देखी हुई थी। नाउ कमिंग आफ्टर मैरिज, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरी वाइफ के लिए, बट मैंने उनको बता दिया था कि हम लोग नॉर्मल नहीं हैं, नॉर्मल फोर्सेस नहीं हैं हम लोग। शी ऑल्सो एडजस्टेड क्वाइट वेल, लाइक मेरे यानी कि उन्होंने भी बहुत एडजस्ट की है। और मैं आपको सच बोलूँगा, मैंने अपने, जो नो मेरे दो लड़के हैं, एक का 13 ईयर्स एज है, एक का 9 ईयर्स एज है, मैंने उनको कभी भी यानी कि
इवन हम चाहे पीस में भी होते थे या फिर ऑपरेशंस में भी डिप्लॉयड थे, तो पूरा टाइम कभी डिवोट कर नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ आर कमिटमेंट। एंड जैसे रूटीन लोग नॉर्मल अपने कजन्स वजन्स की मैरिज पे जाते हैं, मैंने अपने मेरे ख्याल से आउट ऑफ 10-12 कजन्स में से एक दो की मैरिज अटेंड की होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर डिप्लॉयड। बट देन जब आप, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप उस लाइफ को चूज करते हैं, जब आप उस लाइफ ऑफ एन ऑपरेटिव, ऑफ अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव को आप जब चूज करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपके दिमाग में रहती हैं कि ये सब हो नहीं पाएगा। यानी कि यू विल नॉट, आप हमेशा सही टाइम पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप छुट्टी पे हो और उस दिन दिवाली होती है तो मना लीजिए, अगर नहीं है तो नथिंग लाइटिंग। और हमने कभी सोचा भी नहीं, और मेरे को नहीं लगता कि मेरे को कोई बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैं न्यू ईयर वाले दिन अपनी फैमिली के साथ नहीं था या फिर दिवाली पे नहीं था। बिकॉज जो हमारा टास्क और जो जिस चीज़ की ये लाइफ, तो हमने ही, मैंने आपको पहले बताया था कि वॉलंटियर की जो, अगर आपने, या तो आपको ज़बरदस्ती किसी ने भेजा हो, आपने खुद वॉलंटियर किया है, और जब भी ऐसे काम के लिए आप वॉलंटियर करते हैं, तो आपको ये फैमिली लाइफ और ये सब चीज़ें का तो, दिस इज़ अ, यानी कि राइटिंग ऑन द वॉल जिसको कहते हैं, कि ये तो लिखित है कि ये सब कार्रवाइयाँ होंगी और इसको आप रोक नहीं सकते, यू कैनॉट स्टॉप इट यू। यानी हर ऑपरेटिव को मालूम है, अगर आप किसी फंक्शन या किसी जगह पे हैं तो भगवान की कृपा है, आपकी किस्मत अच्छी है, आप उसको एंजॉय कीजिए। अगर नहीं है तो आपका टास्क आपके सामने है, आपका कार्रवाई आपके सामने है। बट यस, मैं कहूँगा कि फैमिलीज़ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देती हैं, और फैमिलीज़ की तरफ से भी, बिकॉज सपोज मैं बाहर ऑपरेट कर रहा हूँ, अगर मेरे बच्चों की ग्रूमिंग और उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हो रही है, तो वो भी मेरे लिए स्ट्रेस रहेगा। लेकिन इन माई केस आई हैव बीन लकी, यानी कि मेरी वाइफ ने किया है, मेरी मदर ने हमारे लिए किया है, मेरी सिस्टर्स ने किया है, एंड सिमिलरली तो और सिमिलरली सारी फैमिलीज, चाहे ऑपरेशंस में सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं या नहीं डिप्लॉयड हैं, जो भी फैमिलीज करती हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैक्रिफाइस है उनकी तरफ से। बिकॉज अगर वो सैक्रिफाइस कर रही हैं तभी हमारा पूरा दिमाग हमारे टास्क पे रह सकता है। सो इफ़ वी थिंक कि ये वन साइडेड अफेयर है, ऐसा नहीं होता है। इफ़ वी थिंक कि हमने कुछ ज़्यादा कर दिया, वो तो हमने करना ही था, क्योंकि हमने वो लाइफ चुनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी मेरे को स्कूल का पीटीएम अटेंड करना है या फिर अपने स्कूल में बच्चे की क्लास की प्रोग्रेस देखनी है। वो आपके बेटर हाफ करेंगी, वो अंडरस्टैंड करती हैं कि वो टास्किंग और घर को देखना। दैट्स वाई हमने डिसीजन लिया था, मेरी वाइफ इज़ अ हाउस वाइफ, शी कैनॉट वर्क, बिकॉज अगर वो काम करेंगी तो बच्चों को उतना टाइम। सो दीज सेक्रीफाइसेस, यानी जो ये कमिटमेंट्स हैं और जो ये अरेंजमेंट्स हैं, ये दोनों फैमिली में सबको इकट्ठे मिलकर ही करना पड़ता है। और यही एक नॉर्म है और यही एक चीज़ है, और ये कार्रवाई ऐसे ही रहती है। ये इसमें कोई नया नहीं है, सभी ऐसे कर रहे हैं। मैंने कुछ अलग कर दिया हो, कुछ ऐसा, यानी कि सैक्रिफाइसेस बहुत तरफ से होती हैं जब आपने वो लाइफ चुन ली है। सो आई डोंट थिंक सो कि उसमें, एवरीबडी नोज, शी नोज कि आई एम गेटिंग मैरिड टू दैट गाय, बिकॉज ये तो पहले ही क्लियर कर दिया गया कि ये कार्रवाई होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नेशन, फैमिली कम्स सेकंड। सो जब सबको मालूम है कि ये कार्रवाई करनी है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा होता है। बट देन यस, सैक्रिफाइसेस हैं और की हैं, सारे ही करते हैं मेरे ख्याल से, तो दैट इज़ हाउ इट गोज। सर मैं एक बार मतलब अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग इस पार्ट को हम थोड़ा एडिट करवाएंगे एंड में। मैं अब आपसे फाइनली कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, तो आपकी एक बार ये मैं एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन के बारे में ही डिस्कशन करूंगा कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आप क्या कर रहे हैं। इसमें एक बार कुछ लीड्स आप बताना चाहते हैं या फिर मैं आप पे छोड़ दूँ पूछ के कि सर नहीं, आपसे। आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सो हम स्टार्टिंग आप मेरे से फ्रॉम। बस पूछना कि अभी आप अपनी कंपनी जो रन कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन क्या चीज़ है, मैं आपको समझा दूंगा उसमें क्या कर। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग। ओके, या तो सर आपकी बातों से व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ में जो एक फैमिली का सपोर्ट है वो इंडिस्पेंसिबल है। एंड जैसे आपने बताया कि आपके मदर ने कितने सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस देखे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम हर हस्बैंड टू हर सन इन लॉ एंड देन हर सन।
और उसके बाद जैसे आपके बच्चे, तो आपके बेटों ने अपने पेरेंट फादर को डेफिनेटली मिस किया होगा। तो इन सभी आपके वाइफ ने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए, सेक्रीफाइसेस किए, आपके बिना काफी टाइम तक बच्चों को ओवरऑल सपोर्ट किया, जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आपको देने के लिए, फुल फोकस के साथ स्पेशल फोर्सेस में आगे बढ़ने के लिए। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए वो यूजुअली सामने नहीं आता, बट हाँ ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू, ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि उनके भी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो हम लाइमलाइट में लेकर आए। तो एब्सोल्युटली। फाइनली सर, जब आपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है, अब पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में जब मैंने आपके बारे में थोड़ा जाना, आई केम अक्रॉस अबाउट एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन। तो इसमें आप जो एक कंपनी रन कर रहे हैं, जो आपका एक नोबल कॉन्सेप्ट है पूरे कंट्री को इसके बारे में बताने का, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आपके दिमाग में ये चीज़ आई, कहाँ से आपको लगा कि अक्रॉस द मार्केट एक गलत नॉलेज है और एक लैक्यूना है इसके बारे में, और कैसे आपने इस पर्टिकुलर फील्ड को परस्यू किया। ओके। जो मेरा बैकग्राउंड है स्पेशल फोर्सेस का, तो मेरे को अर्पित एक चीज़ इंसान को जनरली मालूम होनी चाहिए इन इन हिज लाइफ, थिंग्स, यानी चीज़ें जो वो कर सकता है और चीज़ें वो जो नहीं कर सकता। सो इन माय केस मुझे मालूम था कि आफ्टर लीविंग स्पेशल फोर्सेस एंड लीविंग आर्मी, मैं आई एम नॉट अ मोर, आई वुड से, अ डेस्क बाउंड गाय। यानी कि मैं डेस्क के सामने बैठ के, कंप्यूटर के सामने बैठ कर 9 to 5 जो रूटीन वाले काम हैं वो मेरे से जनरली होंगे नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज आप उसको मेरी शॉर्ट कमिंग मान लीजिए या जो भी मैंने काम किया है, क्योंकि मुझे आउटडोर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे कार्रवाई जिसमें मुझे लेफ्ट काफ़ी घूमना फिरना मिले और मुझे लेस टाइम कंप्यूटर के सामने स्पेंड करना पड़े, तो मेरे को ये मानता। तो जब मैंने छोड़ा जो रूटीन आर्मी वाले जो प्री मेच्योर रिलीज लेते हैं सर्विस से, दे गो फॉर अ रीसेटलमेंट कोर्स थ्रू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, बॉम्बे, इन इन सब जगहों से वो लेते हैं। तो इन माय केस मेरे को ये करना नहीं था। सो विद माय बैकग्राउंड और जो ट्रांसफरेबल स्किल्स मैं लेकर आता हूँ, तो द क्लोजेस्ट आई कुड गेट वाज समथिंग रिलेटेड टू, इट हैड टू बी सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी में भी मेरे को क्लोज प्रोटेक्शन और एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन मुझे लगा। इंडिया में हम इसको लूजली बॉडी गार्डिंग और बाउंसर का नाम देते हैं, बट लेट मी टेल यू, इन द वर्ल्ड इट इज़ नोन एज एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो उनकी सीक्रेट सर्विस जो उनकी प्रोटेक्शन देखती है, उसने 1970 में इसको, इस टर्म को कॉइन किया था, जिसको ईपी कहते हैं, एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन। नाउ टू गेट दैट थिंग डन, मैंने इंडिया में रिसर्च की। इंडिया में तो कहीं पे ट्रेनिंग चलती ही नहीं है, देर इज़ नो ट्रेनिंग। सबसे क्लोजेस्ट देवर ओनली 2 places जहाँ पर ईपी की ट्रेनिंग चलती थी। वन वॉज इटसेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएस था, और एक यूके था। तो यूएस में मैंने अप्लाई किया था, करना था, लेकिन यूएस में तीन, बिकॉज ऑफ कोविड और पैंडमिक, 3 3 साल की वेटिंग थी, तो मैं उधर जा नहीं पाया। तो मैं यूके गया और वहाँ से मैंने अपना क्लोज प्रोटेक्शन ऑफिसर का कोर्स किया। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि विदेश में, बेसिकली यूएस, यूरोप एंड यूके में, अगर आपको क्लोज प्रोटेक्शन ऑपरेटिव बनना है तो आपको एक कोर्स करना पड़ता है और आपको एक लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस आपको तभी मिलता है जब आप वो कोर्स करेंगे, बिकॉज वहाँ पर वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, ऑर्गेनाइज्ड और बहुत बड़ी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे यहाँ पर इंडिया में क्या है कि आप आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, आपने एनएसजी काटी है, या फिर आपने स्पेशल फोर्सेस में रहे हैं, आप मरीन कमांडो हैं, आप गरुड़ हैं, आप एसपीजी में हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, बाहर आना है, अपना दिखाना है कि मैंने ये कार्रवाई की है, और आपको अपने आप ही आप खड़े हो जाएंगे। यानी कि आपको क्लोज प्रोटेक्शन की जॉब मिल जाएगी। सेकेंडली, जो चीज़ है वो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जैसे हम लोग बाउंसर्स बोलते हैं, वो जो आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर टाइप सफारी सूट पहन के नाइट क्लब्स के बाहर खड़े हो जाते हैं, विदेश में एक डीएसपीआई करके कोर्स होता है, डोर सुपरविजन फिजिकल इंटरवेंशन। वो आपको करना पड़ता है, वो हफ्ते 10 दिन का कोर्स है, उसके बाद ही आप बाउंसर भी खड़े हो सकते हैं। तो इंडिया में ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इधर कोई भी कहीं से भी आकर कुछ भी कर सकता है। अभी मैंने फौज में इतने ऑपरेशंस किए, मैंने आर्मी स्पेशल फोर्सेस यूनिट कमांड की,
फिर भी जब मैंने बाहर जाकर विदेश में कोर्स किया और लोगों से मैं मिला, तो आई वुड से मैंने 40% जो मेरे प्रीवियस स्किल्स थे वो मैं लेकर आया। ठीक है, तो वो 40% मैं स्किल लेकर आया हूँ। 40% मैंने कोर्स के दौरान सीखे, और 20% वो हैं जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से करूँगा। सो ये एक मिसकंसेप्शन है कि मैं आर्मी से हूँ, मैंने एनएसजी काटी है, मैं पैरा वाला हूँ, तो मैं आकर एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन भी कर लूँगा। थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि इंडिया में सिर्फ नॉन होस्टाइल ईपी होती है, यानी कि आप इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में होस्टाइल ईपी होती है जहाँ पर आप वेपन्स कैरी करते हो। इंडिया में तो हम लोग वो वेपन कैरी करते हैं, पर उसका कैलिबर ही 0.32 9 कैलिबर 9 mm कैलिबर से कम होता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सो द व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इज कि क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पर लोगों को समझाना उतना ही मुश्किल है, और इट टेक्स टाइम। सो टू जो मैंने आपको ये बैकग्राउंड दिया है वो इसलिए है। तो अब मैंने फिर ये वहाँ से कोर्स करने के बाद मेरे को ये तो मालूम था कि मैं उधर रहना नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा यंग होता, मे बी 10-15 साल पहले, तो मैं वहाँ पर कहीं पे, वहाँ पर मुझे जॉब ऑफर हुई थी साउथ अफ्रीका वगैरह में, पर मैं वो करना नहीं, मैं वापस इंडिया में आकर ही काम करना चाहता था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक, मेरे को इंडिया ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने लाइफ के साथ मैक्सिमम ईयर्स इधर निकाले हैं, हम एक कल्चर में रहते हैं, एंड मोर ओवर आई फाइंड कि इंडिया हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू बिकम द बेस्ट। सो मैं वापस आया और मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, तो वो एग्जेक्टिव प्रोटेक्शन की कंपनी है। मैं एक स्पेशल फोर्सेस वाले ही लड़के अप्लाई करता हूँ उनको ट्रेन करने के बाद। सो ये मेरा बिजनेस वेंचर है, देखो ये कितना सक्सेसफुल होता है, यानी कि ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, यानी अभी तो एजुकेट करना मासेस को और क्लासेस को एक अलग बात है, और मानना, बिकॉज अभी भी लोग बोलेंगे आपके पास हथियार है, नहीं है, ये क्योंकि लोगों को माइंडसेट नहीं मालूम है, लोगों को नॉलेज नहीं है कि जनरली हथियार के पीछे जो इंसान है वो कितना काबिल है, वो भी मैटर करता है। इट इज़ मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो अगर उसने ठीक किया हो, बट ठीक है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में भी, आप सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े बिजनेस हेड्स के पास देखेंगे, बहुत ही डिटेल टीम्स हैं। सो ठीक है, ग्रो कर रही है, तो अभी इस वाले एंडेवर में मैं काम कर रहा हूँ, और यही मेरा अभी काम है। इट्स रियली गुड टू नो सर कि 20 ईयर्स से फुल टाइम सर्विस देने के बाद आपने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर रिसर्च करी, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी। आपने बताया था कि एक कमांडो को पढ़ना भी होता है, तो आई गेस वही स्किल्स आपकी डेफिनेटली यहाँ पे पे ऑफ करी होंगी कि आपने या रिसर्च वर्क करी, स्टडी किया, और उसके 20 ईयर्स जॉब करने के बाद अगेन वो कॉन्फिडेंस लेके आना कि मैं दोबारा फॉरेन जाऊँ, ट्रेनिंग लूँ, पढ़ाई करूँ, सारी सर्टिफिकेशन लाइसेंस लूँ। और जो आपने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अनलीश किया है, मतलब आई विल से कि इट्स ए नीश फील्ड इन इंडिया, कि अभी तक बहुत या ज्यादा इट्स अ लोगों ने नीश इसके फील्ड, बारे में इट इज़ अ सोचा नीश नहीं है। फील्ड। मतलब एक जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, आई कैन सी कि हाँ वो भी आपके साथ सर्विस के साथ साथ आपकी जो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है उसका एक पार्ट है। तो आई या रियली विश यू अ वेरी गुड लक कि ये जो आपने थैंक एक यू। इनिशिएटिव लिया कि एक ये एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन को भी आप लाइमलाइट में लेकर आए, लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। जैसे आपने बताया कि अभी तक हम सिंपली बॉडीगार्ड या बाउंसर्स कह देते हैं, बट अपने आप में एक फील्ड है विच इज टू बी या स्टडीड, सर्टिफिकेशन एंड हाँ जी, लाइसेंस हाँ इज जी। रिक्वायर्ड। तो या भी मैं जो आप आगे बढ़ रहे हैं, माय बेस्ट विशेस। वैसे बहुत छोटा हूँ, थैंक यू। कम एक्सपीरियंस है आपसे, लेकिन हाँ मैं नहीं नहीं डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ द ओके, विशेस देता हूँ कि आप जितना थैंक यू। सक्सेस आपने आर्मी में गेन किया उतना ही सक्सेस आप इस फील्ड में भी गेन करें। और जो भी आपने थैंक्स। यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए ऑल थ्रू आउट, मतलब राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, जो भी आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, लीडरशिप के बारे में बताया, ऑपरेशंस के बारे में बताया, एक पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बताया, पूरी जो हमारी व्यूअरशिप है, हमारे ऑडियंस हैं, और नॉट जस्ट लिमिटेड टू द डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो उसके आउटसाइड डिफेंस भी जो लोग देख रहे हैं, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और जो आपने ये एक एफर्ट यस। किया, अपना टाइम निकाल के ऑब्वियसली आप यहाँ पर आए, एंड मतलब इट्स अ पेस वर्दी वेंचर कि आप अपना काम भी कर रहे हैं और इस तरीके से यूथ को मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड होप यू रियली गुड लक। थैंक्स थैंक्स अर्पित, थैंक यू। अगर मेरे आपके पॉडकास्ट आने पे कम से कम 100-150 लोग फौज ज्वाइन करते हैं, और उसमें से 50 स्पेशल फोर्सेस में आते हैं, सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज नेशन रिक्वायर्स यूथ, एंड जितना अच्छा यूथ करेगा उतना ही नेशन डेवलप करेगा। एंड
सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ओवरकम कीजिए और अपने ड्रीम्स को, पहले तो ड्रीम बड़ा देखिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। इट इज़ अ ग्रेट प्लेस। प्रधानमंत्री यानी पीएम का विजन है टू मेक इट 2047 में अ डेवलप्ड नेशन। तो आई थिंक सो हमारा, आपकी जनरेशन का, सबका contribution towards nation building has to be there. And what better way to serve the nation and contributes towards nation building? And I wish you all the success and happiness to your family. सारे आपके व्यूअर्स को एक भगवान करे सारी सारी खुशियाँ मिले और आप लोग खूब प्रोग्रेस करें लाइफ में। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ओवर। डेफिनेटली सर, यूथ हमारा डिफेंस में जाए, जो आपका एक सेक्शन था लाइफ का, और जो सेकंड सेक्शन जो आपका एंडेवर है, जो एंटरप्रेन्योरियल आपका माइंडसेट है, मैं चाहता हूँ यूथ उससे भी मोटिवेट हो। क्योंकि हर बच्चा, मतलब एब्सोल्युटली। बहुत से लोग ट्राई करते हैं, नहीं हो पाते हैं सेलेक्ट, कई बार कुछ रीजंस बन जाते हैं ना जा हाँ जी। पाने के। तो अगर इस वे में नहीं तो बाय द वे ऑफ बिजनेस ऐसे लैक्यूना ढूंढें मार्केट में, कहाँ राइट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां पे भी आप एक अच्छे मोटिवेशन है पूरे यूथ के लिए। सो थैंक यू फॉर ऑल द वार्म थैंक यू। विशेस एंड योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स आकाश, अर्पित, थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।